बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीआईबी को लेकर के दिस इज द थर्ड बाइट। तो दो बाकी जो पहली बाइट्स थी उसमें मैंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो बीएफएम के साथ रिलेट करते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझा था। तो ऐसी टोटल 30 बाइट्स रहने वाली हैं बीएफएम की, जिसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को बारीकी के साथ लेकिन बहुत इजी मैनर में समझने वाले हैं। सो काइंडली फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड whenever we upload the new videos. The full course is available and along with that you will be getting the access to all the free PDFs just on sign up. So simply sign up कर लीजिए हमारी वेबसाइट caib.learningsessions.के ऊपर एंड फर्दर वहां पर जाकर के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के साइन अप करने पर आपको सारी की सारी पीडीएफ यानी कि 9 के 9 पेपर्स की पीडीएफ सीआईबी के टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। तो फटाफट से साइन अप कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पिछली दो वीडियोस को, जो दो बाइट्स हैं, उनको जरूर गो थ्रू कीजिएगा ताकि आपके बेसिक कांसेप्ट्स अच्छे से बन पाए। उन वीडियोस के लिंक की जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर जाकर के उसको जरूर गो थ्रू कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द बाइट ओवर हियर एंड इट्स रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज वंस अगेन। तो हमने फॉरेन एक्सचेंज में अभी तक बात की थी रिलेटेड टू कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग एंड ऑल द थिंग्स, एंड फॉर द जो लास्ट बाइट थी हमने उसके बीच में बात करी थी लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में। अब यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट की कुछ एक इंपॉर्टेंट टाइप्स है, उसके बारे में आपको फटाफट बता देता हूं। जैसे कि एक मैंने आपको लेटर ऑफ क्रेडिट बताई थी, दैट वाज रिलेटेड टू द जो आपके पास साइट लेटर ऑफ क्रेडिट थी। साइट लेटर ऑफ क्रेडिट जो मैंने आपको बताया था कि जब नेगोशिएशन स्टार्ट होती है उस टाइम पर जो नेगोशिएटिंग बैंक है वो डॉक्यूमेंट्स के प्रेजेंट होने के तुरंत बाद ही पेमेंट रिलीज कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी साइट एलसी। एंड जहां पर पेमेंट साथ के साथ रिलीज नहीं की जाती है, कुछ एक टाइम के बाद पेमेंट रिलीज की जाती है, उसको हम यूसेन्स एलसी के नाम से जानते हैं। तो ये दो टाइप्स तो हमारी वहीं पर कवर हो जाती हैं, लेकिन इनको यहां पर डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन सीआईबी के केस में आपको इन डेप्थ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, राइट। तो हम यहां पर केस मान के चलते हैं कि मेरे पास यहां पर बेनिफिशियरी है एंड बेनिफिशियरी ने यहां पर शिपमेंट कर दी हुई है। अब इसने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया यहां पर नेगोशिएटिंग बैंक के पास ताकि डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएट किया जा सके। पहला केस हम लेके चलते हैं साइट एलसी के केस में। अब साइट एलसी के केस में साथ की साथ जो पेमेंट है, डॉक्यूमेंट्स की प्रेजेंटेशन अगर कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन रहती है, कौन सी प्रेजेंटेशन रहती है, वर्ड ध्यान रखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम कहते हैं कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन। यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट की जो भी यहां पर गतिविधियां थी, जो भी यहां पर चीजें थी, उन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंटेशन यहां पर डॉक्यूमेंट्स की गई है। तो अगर तो कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन है तो उस टाइम पर क्या रहेगा, उस टाइम पर पेमेंट नेगोशिएटिंग बैंक के द्वारा यहां पर कर दी जाएगी टू द बेनिफिशियरी। तो ये केस पहला केस बन जाता है, साइट एलसी का केस बन जाता है। इस केस में देखिए कोई अलग से बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ नहीं किया जाता। अब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ नहीं होगा तो अलग से कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं पड़ेगी, अलग से स्टैंप ड्यूटी नहीं पड़ेगी तो खर्चा कम होगा, ठीक है। दूसरा केस यहां पर हम लेके चलते हैं यूसेन्स एलसी का केस लेके चलते हैं। अब यूसेन्स एलसी के केस में क्या होता है, यूसेन्स का मतलब होता है पेमेंट आज की डेट में नहीं की जाएगी, पेमेंट विल बी डेफर्ड। पेमेंट विल बी डेफर्ड यानी कि कुछ टाइम बाद, कुछ क्रेडिट पीरियड के बाद, लेट इट बी द एनटीपी पीरियड यानी कि नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड हो सकता है, या फिर वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने का कोई टाइम पीरियड यहां पर हो सकता है, जिसके बाद यहां पर नेगोशिएटिंग बैंक जो होगा वो यहां पर पेमेंट करेगा। लेकिन इस केस में जो बेनिफिशियरी होगा वो यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करेगा। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बेसिक सी चीजें बता देता हूं। लेट्स से केस कि यहां पर एक पर्सन है, पर्सन ए, एंड दूसरा पर्सन है पर्सन बी। तो एक पर्सन हमारे पास पर्सन ए है, दूसरा पर्सन जो है वो यहां पर पर्सन बी है। पर्सन ए ने पर्सन बी को गुड्स सेल करी है तो पर्सन ए हमारे पास यहां पर रहेगा सेलर एंड पर्सन बी यहां पर बन जाएगा बायर, राइट। इतनी चीज क्लियर है। अब यहां पर पर्सन बी ने पेमेंट नहीं करी, लेकिन पर्सन बी का भरोसा भी नहीं है, पर्सन ए को पर्सन बी के ऊपर भरोसा भी नहीं है, तो पर्सन ए ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया। अब यहां पर अगर हम इनके रिलेशनशिप को समझते हैं तो बायर सेलर का रिलेशनशिप तो है ही, साथ ही साथ यहां पर क्योंकि पर्सन ए ने उधार पर सामान दिया है पर्सन बी को, तो पर्सन ए जो होगा वो यहां पर क्रेडिटर भी कहलाएगा, दैट विल बी द क्रेडिटर ओवर हियर, जबकि जो बायर है वो यहां पर डेप्टर भी कहलाएगा, राइट। तो यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है क्रेडिटर के द्वारा, किसके ऊपर, टू द बायर ओवर हियर। तो यानी कि पर्सन ए यहां पर ड्रॉअर भी है,
पर्सन ए इज द ड्रॉअर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसने यहां पर बिल को ड्रॉ किया है। पर्सन बी जिसके ऊपर बिल को ड्रॉ किया गया है उसको हम ड्रॉई के नाम से भी जानते हैं। तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज यहां पर ड्रॉ किया गया है पर्सन ए के द्वारा पर्सन बी के ऊपर, जो ये कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूं कि तुमने इतने टाइम के बाद या इतने पर्टिकुलर डेट के ऊपर तुमने मुझे इतना पैसा वापस करना है, या फिर ये पैसा तुमने किसी और पर्सन को पे करना है। तो यहां पर यह भी हो सकता है कि पर्सन ए पर्सन बी को बोले कि तुमने पैसा जो है वो यहां पर पर्सन सी को पे करना है। किसे पे करना है? पर्सन सी को पे करना है। तो पर्सन सी जो यहां पर रहेगा दैट विल बी द पेई ओवर हियर, जिसको अल्टीमेटली पेमेंट मिलनी है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ध्यान रखिएगा टोटल 3 पार्टीज होती हैं। एक आपके पास ड्रॉअर रहेगा, दूसरा ड्रॉई रहेगा एंड तीसरी पार्टी पेई रहेगी, जिसको एट द एंड पेमेंट मिलेगी। अब इस केस के साथ कंपेयर करके देखते हैं। जब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाएगा वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा यहां पर बी ही, बी बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करेगा नेगोशिएटिंग बैंक के ऊपर। अब नेगोशिएटिंग बैंक जो है उस बिल को एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है हम आपका ये ऑर्डर मानते हैं, यानी कि जब भी ये बिल प्रेजेंट होगा तो उस टाइम पर हम पेमेंट कर देंगे या इस पर्टिकुलर डेट को हम पेमेंट कर देंगे। वो पर्टिकुलरली आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज का टाइप होता है, राइट। तो ये चीज क्लियर होगी है। तो यही कारण है कि जब हम बात करते हैं बात करते हैं यूसेज एलसी के केस में, वहां पर आपके पास क्या ड्रॉ हुआ? बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ। तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होने की वजह से यहां पर अलग से स्टैंप ड्यूटी के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, जबकि साइट एलसी के केस में ऐसे एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, राइट। दूसरी और टाइप जो होती हैं, यहां पर एक टाइप होती है रिवोकेबल एलसी। रिवोक का मतलब होता है जिसको कैंसिल किया जा सकता है। एज पर द यूसीपीडीसी 600 यानी कि यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के हिसाब से जो रिवोकेबल एलसी है उसको खत्म कर दिया गया है। रिवोकेबल एलसी आज की डेट में ड्रॉ नहीं हो सकती है। रिवोकेबल एलसी का मायना यह रहता है कि अगर एलसी में कोई चेंजेस किए जाने हो तो विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेनिफिशियरी चेंजेस किए जा सकते हैं, उसको कैंसिल किया जा सकता है, उसको अमेंड किया जा सकता है, जो कि चीज बिल्कुल भी जायज नहीं है। तो इसको खत्म कर दिया गया है। इसके ही तहत पर दूसरी हमारे पास जो एलसी की टाइप है वो है हमारे पास इररिवोकेबल एलसी। अब इररिवोकेबल एलसी वो लेटर ऑफ क्रेडिट है जिसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास लेटर ऑफ क्रेडिट में कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट इररिवोकेबल एलसी होगी ही होगी, यानी कि बेनिफिशियरी एप्लीकेंट इश्यूइंग बैंक के कंसेंट के बिना किसी भी तरह की अमेंडमेंट या कैंसिलेशन नहीं की जा सकती है। दैट इज द इररिवोकेबल एलसी, राइट। इसी तरह से एक टाइप यहां पर निकल के सामने आती है, दैट इज अ कंफर्म्ड एलसी। कंफर्म्ड एलसी देखिए जहां पर अलग से कंफर्मेशन ऐड की जाती है कंफर्मिंग बैंक के द्वारा, उसको हम कंफर्म्ड एलसी कहते हैं, क्योंकि एक अलग से गारंटी एक अलग बैंक के द्वारा ऐड की गई है। जैसे मैंने केस आपको बताया था कि एप्लीकेंट एंड फर्दर बेनिफिशियरी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके बेस पर एप्लीकेंट गया इश्यूइंग बैंक के पास, इश्यूइंग बैंक ने यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन कर दिया, ये लेटर ऑफ क्रेडिट भेजी गई एडवाइजिंग बैंक के पास, जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट की ऑथेंटिसिटी को चेक करेगा। फर्दर उसके बाद एडवाइजिंग बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट भेज दी यहां पर कंफर्मिंग बैंक के पास, जो अपनी एडिशनल गारंटी यहां पर ऐड करते हुए लेटर ऑफ क्रेडिट को फिर से एडवाइजिंग बैंक के पास भेज देगा। अब ये कंफर्म्ड बैंक, अगर कंफर्मिंग बैंक बीच में शामिल है तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट कंफर्म्ड एलसी के नाम से जानी जाती है, राइट। ओके, इसके बाद जो हमारे पास टाइप आती है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द ट्रांसफरेबल एलसी। कौन सी टाइप आती है? दैट इज अ ट्रांसफरेबल एलसी। ट्रांसफरेबल एलसी के नाम से ही पता लगता है कि ट्रांसफरेबल एलसी का मतलब है कि एक एलसी के पार्ट को दूसरे पार्ट पर ट्रांसफर किया जा सकता है, वो ट्रांसफरेबल एलसी रहती है। यानी कि पर्सन बी के नाम में यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो यहां पर ओपन हुई है, ठीक है। तो इश्यूइंग बैंक ने यहां पर एप्लीकेंट के आवेदन के ऊपर लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन कर दिया, एडवाइजिंग बैंक ने यहां पर इसको एडवाइज कर दिया। अब यहां पर आकर के बेनिफिशियरी कहता है, क्योंकि यहां पर ये राइटफुल ओनर बन जाता है, ये बेसिकली इसके एक्शनेबल क्लेम बन जाते हैं कि अगर ये अपनी ड्यूटी को निभाएगा तो जितना अमाउंट एलसी के ऊपर मेंशन्ड है वो उसका राइटफुल ओनर रहेगा, यानी कि बेनिफिशियरी उसका राइटफुल ओनर रहेगा। तो बेनिफिशियरी चाहे तो इस एक्शनेबल क्लेम को आगे असाइन कर सकता है, तो वो अगर इसका पार्ट को आगे असाइन कर देता है, लेट्स से केस की 1 करोड़ की एलसी थी, वो कहता है कि 1 करोड़ की एलसी में से मैं 30 लाख का या 40 लाख का या इवन 90 लाख का जो अमाउंट है वो आगे ट्रांसफर कर देता हूं किसी और पर्सन के नेम में, तो वो पर्टिकुलरली क्या बन जाएगा? दैट विल बी द ट्रांसफरेबल एलसी, क्योंकि एलसी का ही एक पार्ट जो है वो आगे ट्रांसफर किया गया है, राइट। इसी के साथ एक मिलती जुलती एलसी की टाइप है दैट इज अ बैक टू बैक एलसी।
That is the बैक टू बैक एलसी। एंड बैक टू बैक एलसी को कई बार कंफ्यूज कर दिया जाता है ट्रांसफरेबल एलसी के साथ, लेकिन आपको डिफरेंस समझा देता हूं। जब एलसी को ओपन किया गया है, यहां पर बेनिफिशियरी के पास पहुंच गई है, तो जो ये बेनिफिशियरी है ये अपने बैंक के पास जाएगा, बेनिफिशियरी अपने बैंक के पास जाएगा। लेट्स से ये पीक्यूआर बैंक इसका बैंक है। अब यहां पर ये बैंक को कहेगा कि मेरे पास ये एलसी अवेलेबल है, लेट्स नेम इट LC1, राइट। एंड पीक्यूआर बैंक क्या करता है, इस एलसी को एज अ गारंटी लेते हुए एक और एलसी ओपन कर देता है, LC2, ठीक है। हो सकता है कि पर्सन बी ने सामान को आगे से मंगवाना हो, तो इसने भी आगे किसी के नेम में एलसी ओपन करके देनी हो, तो यहां पर एक एलसी के बेस पर दूसरी एलसी को ओपन कर दिया गया है, तो ये यहां पर बन जाती है बैक टू बैक एलसी। अब जो ट्रांसफरेबल एलसी थी उसमें एलसी का ही पार्ट पेमेंट को आगे ट्रांसफर किया गया था, जबकि यहां पर इस केस में एलसी के गारंटी को रखते हुए, एलसी की सिक्योरिटी को रखते हुए नई एलसी को इश्यू किया गया है, तो ये बैक टू बैक एलसी कहलाती है। इसी तरह से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलसी है, दैट इज अ रेड क्लोज एलसी। रेड क्लोज एलसी नाम से ही पता लगता है कि इसको रेड इंक से लिखा गया है, तभी इसको रेड क्लोज एलसी कहते हैं। एंड जो रेड रंग होता है वो यहां पर खतरे की घड़ी से रिलेटेड होता है, यानी कि कुछ ना कुछ सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, उसके साथ रिलेटेड है। तो फिर से वही पार्टीज को समझते हैं। तो ए एंड बी यहां पर मेन पार्टीज हैं जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसके बेस पर एप्लीकेंट गया यहां पर इशूइंग बैंक के पास। इशूइंग बैंक ने यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट दे दी एडवाइजिंग बैंक को। क्या दे दी, लेटर ऑफ क्रेडिट आगे भेज दिया एडवाइजिंग बैंक को। एडवाइजिंग बैंक की ड्यूटी क्या होती है कि यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट की ऑथेंटिसिटी को चेक करने की ड्यूटी होती है यहां पर एडवाइजिंग बैंक की। लेकिन यहां पर एक चीज को समझिएगा, इशूइंग बैंक रेड इंक के साथ एक क्लोज लिख करके देता है, एक पॉइंट साथ में मेंशन कर देता है। वो पॉइंट इस तरह से रहता है कि अगर एडवाइजिंग बैंक चाहे तो, अगर एडवाइजिंग बैंक चाहे तो वो यहां पर प्री शिपमेंट क्रेडिट के बेस पर, प्री शिपमेंट क्रेडिट बेसिकली वो रहता है कि जब तक पर्सन बी यानी कि बेनिफिशियरी ने शिपमेंट नहीं करी है, उससे पहले के खर्चों को निपटाने के लिए बेनिफिशियरी को पैसे चाहिए होंगे। तो इशूइंग बैंक एडवाइजिंग बैंक को यह कहता है कि अगर आप चाहो तो, आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप यहां पर बेनिफिशियरी को एक लोन दे सकते हो, एक प्री शिपमेंट क्रेडिट का लोन दे सकते हो, ठीक है। अब लेकिन इसको रेड इंक में इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस तरह का जो लोन प्री शिपमेंट क्रेडिट के लिए दिया जाएगा वो अनसिक्योर्ड लोन होगा, दैट विल बी अनसिक्योर्ड लोन। तो क्योंकि वो अनसिक्योर्ड लोन है, दैट्स व्हाई इट्स मेंशन्ड इन रेड इंक ओवर हियर। एंड साथ के साथ आपको क्लियर कर दिया कि एडवाइजिंग बैंक के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। एडवाइजिंग बैंक चाहे तो दे सकता है लोन, ना चाहे तो ना दे, कोई इसमें यहां पर जबरदस्ती वाली बात नहीं रहेगी। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द रेड क्लोज एलसी। तो मेन पॉइंट क्या थे कि प्री शिपमेंट क्रेडिट के तौर पर यहां पर फाइनेंस देने के लिए कहा गया है, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड फाइनेंस है, इसलिए इसको हम रेड इंक के साथ मेंशन कर देते हैं। इसी तरह से एक एलसी हमारे पास टाइप आती है, दैट इज अ ग्रीन क्लोज एलसी। यहां पर देखिएगा ग्रीन क्लोज एलसी पर्टिकुलरली किससे रिलेटेड रहती है। अब यहां पर भी सेम ही सिनेरियो रहता है कि जो ओपनिंग बैंक है, ओपनिंग बैंक या इशूइंग बैंक यहां पर एडवाइजिंग बैंक को कहता है कि तुम चाहो तो लोन दे सकते हो, लेकिन वो जो लोन दिया जाएगा वो प्री शिपमेंट क्रेडिट के अंदर यहां पर वेयर हाउसिंग सर्विसेज के लिए दिया जाएगा। यानी कि जो सामान बन चुका है, मैन्युफैक्चर हो चुका है, उसको साफ सामान संभालने के लिए बेनिफिशियरी ने उसको वेयर हाउस में रखना है, वेयर हाउसिंग के ऊपर खर्चा करना है। अब क्योंकि ये सामान किसी वेयर हाउस में होगा तो यहां पर ये नेगोशिएबल जो रिसिप्ट है वो यहां पर शामिल रहेगी, एंड उसके बेस पर यह लोन दिया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर यहां पर एडवाइजिंग बैंक लोन देता है तो वो लोन यहां पर अनसिक्योर्ड नहीं होगा बल्कि सिक्योर्ड लोन होगा। अगर वो देता है, कोई जोर जबरदस्ती यहां पर भी नहीं है, क्योंकि यहां पर सिक्योर्ड लोन देने की बात की गई है। दैट्स व्हाई इट्स मेंशन्ड इन ग्रीन इंक ओवर देयर एंड इट इज सेड टू बी द ग्रीन क्लोज एलसी। इसको ग्रीन क्लोज एलसी के नाम से यहां पर जाना जाता है। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट टाइप यहां पर है, दैट्स द स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको हम SBLC भी कहते हैं, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट या SLOC भी कहते हैं। तो SBLC जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि लेटर ऑफ क्रेडिट को स्टैंड बाय मोड पर रखेगा। कई कंट्रीज जैसे कि USA जैसी कंट्रीज में ना ये अलाउड नहीं है कि बैंक गारंटी इश्यू की जा सके। बैंक गारंटी बेसिकली लेट्स से पर्सन ए ने पर्सन बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना था,
पर्सन ए ने पर्सन बी से सामान मंगवाना था, लेकिन पर्सन बी कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा सामान नहीं दूंगा क्योंकि तुमने मुझसे पेमेंट बाद में करनी है, मुझे साथ के साथ कैश के ऊपर तो सामान ले नहीं रहे हो। तो ये कहता है कि किसी बैंक की गारंटी लेकर के आओ। पर्सन ए अपने बैंक के पास जाता है, यहां पर जाकर के इसको कहता है कि आप मुझे गारंटी दे दो कि मैं पेमेंट दे दूंगा। पर्सन बैंक जो होगा वो यहां पर पर्सन ए की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करेगा एंड उसके बाद इसके नेम की गारंटी के तौर पर यहां पर अंडरटेकिंग दे देगा बेनिफिशियरी को कि इन केस अगर पर्सन ए डिफॉल्ट कर देता है तुम्हारी पेमेंट्स में तो बैंक यहां पर पेमेंट करने के लिए लायबल रहेगा। दैट्स द एसबीएलसी, दैट इज द स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट ओवर देयर, राइट। तो ये चीज यहां पर शामिल रहती है। अब कई कंट्रीज जहां पर बैंक गारंटी एप्लीकेबल रहती नहीं है, अलाउड ही नहीं है, वहां पर एसपीएलसी को एज एन ऑल्टरनेट यूज किया जाता है। यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो होगी वो यहां पर स्टैंड बाय के ऊपर रहेगी, तब तक उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जब तक सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अगर टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल ना हुई तो उस टाइम के ऊपर इस एसपीएलसी का इस्तेमाल किया जाएगा पेमेंट को रिकवर करने के लिए। तो ये यहां पर होता है स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। आई होप कि आपको यहां पर ये टाइप्स जो है स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट या और जो टाइप्स मैंने आपको समझाई हैं वो आपको जरूर समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड आपके कुछ डाउट्स जो हैं वो यहां पर क्लियर हुए हैं तो काइंडली प्लीज इस वीडियो को रेट जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो भी यहां पर जेआईबी सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सभी लोगों के लिए फ्री पीडीएफ हमने यहां पर डाल दिए हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो फ्री पीडीएफ के लिए आपको सिंपली लिखना है पीडीएफ, साथ में आपको जेआईबी या सीआईबी लिख देना है। उसके बाद इसको व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, जहां पर आपको A to Z सारी की सारी पीडीएफ का जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फटाफट से यहां पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए एंड अपनी तैयारी को यहां पर स्टार्ट कर दीजिए। सो दैट विल बी ऑल। मिलते हैं आपको अगली बाइट में। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।